हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हजलास आईएएस एकेडमी में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जो यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसका हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हमने पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शंस का एनालिसिस करा। हमने सिर्फ एनालिसिस नहीं किया, हमने देखा उसमें क्या क्या थीम्स है जो प्रीलिम्स 2026 और 27 के लिए हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो कौन से सोर्सेस हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था। जैसे जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो जनरली जो होते हैं वो इतने लेंदी नहीं होते, इस बार बहुत लेंदी थे पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही साथ उनका लेंदी होने के साथ क्या था, इस बार नंबर ऑफ पॉलिटी के क्वेश्चन कम थे, 13 ही क्वेश्चन थे। हर साल पॉलिटी के क्वेश्चन 15 से ज्यादा होते हैं। फिर हमने साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखे, जिसमें से 9 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन हमारे कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहे थे, उसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आज हम लोग देखने वाले इकोनॉमी का सेक्शन। तो जो देखा मैंने, इकोनॉमी में बच्चों को काफी प्रॉब्लम हुआ था, उनको लग रहा था कि इकोनॉमी के अंदर सी सेट घुसा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। और इनफैक्ट मुझे इस साल की इकोनॉमिक्स पिछले कुछ साल की कंपेयर में काफी इजी लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स से मैंने पिक किया है वो क्या है, किसके रिगार्डिंग है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और इसने 4 फंड दे रखे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक निवेश निधि। तो इसने 4 फंड दे रखे हैं और इसमें से पूछ रहा है कौन से अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब जो कन्वेंशनली यूज नहीं हो रहे, जो परंपरागत रूप से यूज नहीं हो रहे एज अ इन्वेस्टमेंट। तो आप जैसे आप जानते हैं हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं कन्वेंशनली, परंपरागतली। हम बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं परंपरागतली। तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। हेज फंड, हेज फंड क्या होते हैं, वो फंड्स होते हैं जो आपको हाई रिटर्न देते हैं। क्या देते हैं, एज से हेज, एज से हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न के साथ ये क्या होते हैं, हाई रिस्क होते हैं। हाई रिटर्न और हाई रिस्क रहते हैं। ये वो फंड्स होते हैं जो हाई इंडिविजुअल्स लेते हैं, मतलब जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, जनरली वो हेज फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे आते हैं वेंचर कैपिटल्स। वेंचर कैपिटल्स क्या होते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो क्या होती है, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, जो नई नई कंपनियां आ रही है मार्केट में उनमें इन्वेस्ट करना चाहती है। तो वो इन्वेस्ट कैसे करती है, थ्रू द हेल्प ऑफ वेंचर कैपिटल। तो हेज फंड और वेंचर कैपिटल क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो इस क्वेश्चन का बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ये बॉन्ड्स और स्टॉक्स क्या है, हमारे कन्वेंशनल फंड्स है। अगला क्वेश्चन है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, आरबीआई के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है कि आरबीआई ने एक अच्छा खासा अमाउंट डिविडेंड किसको दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। आरबीआई क्या है, एक तरह की कंपनी है, उसको प्रॉफिट हुआ है, उसने प्रॉफिट में से क्या निकलता है, डिविडेंड निकलता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसने वो डिविडेंड दिया है। तो ये करंट से क्वेश्चन आया है, पार्ट किसका, ये स्टैटिक का है, पर करंट में न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इनमें से क्या है आरबीआई के इनकम के सोर्सेज, आरबीआई पैसा कैसे कमाता है। पहला, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आप जानते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डील करता है, जिसको हम जीसेक कहते हैं, जिसको वो क्या करता है, बाय और सेल करता है, जिससे आरबीआई का क्या होता है, मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। वो एक उसकी इनकम का सोर्स है। हमारे पास एज अ फॉरेन रिजर्व में क्या होती है, फॉरेन करेंसीज होती है, जैसे डॉलर हो गया, युआन हो गया, ठीक है। तो ये करेंसीज हमारे पास रहती है, और ये करेंसीज की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती और घटती रहती है, जिससे आरबीआई क्या करता है, मुनाफा कमाता है। तो दूसरा भी सही हो गया। पेंशन फंड मैनेजमेंट, ये पेंशन फंड मैनेजमेंट क्या आरबीआई करता है, नहीं, ये कौन करता है, पेंशन फंड मैनेजमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, पीएफएमआरडी जिसको कहते हैं ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी बोर्ड, ये देखता है। तीसरा क्या है, लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। क्या आरबीआई डायरेक्टली लैंडिंग करता है प्राइवेट कंपनीज को, अगर आरबीआई ये करेगा तो बैंक क्या करेंगे। तो स्टेटमेंट 4 रॉन्ग हो गई, स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हो गई। अब देखिए 4 कहां आ रहा है, 4 यहां आ रहा है, काटिए। 3 कहां पे आ रहा है, यहां आ रहा है, काटिए। यहां आंसर ए होगा, यहां डी होगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों में आ रहे हैं। 5th को पढ़िए, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी ऑफ नोट। ऑब्वियसली जब मैं एक 500 का नोट बनाता हूं तो उसको नोट बनाने की कॉस्ट कितनी आती है, 3 से 4 रुपए, पर उस पेपर की वैल्यू कितनी है, 500 रुपए। तो मैं जो प्रिंटिंग कर रहा हूं करेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं करेंसी का, उससे क्या हो रहा है, मेरा मुनाफा हो रहा है। एक 500 के नोट पे या एक 2000 के नोट पे बनाने में लागत कितनी आ रही है, 5 से 6 रुपए, और एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी है, 500 रुपए। तो वो भी क्या हुआ, मेरे लिए प्रॉफिट का काम कर रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 5। तो 1, 2 एंड 5 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे 2024 के अंदर, और 2025 में जनरल सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन हमको भर भर के देखने को मिले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन देख रखी है, उनके फंक्शंस और वो किसके अंडर काम करते हैं। पिछले 2-3 साल से ईडी जो बॉडी है, जो ईडी है वो काफी ज्यादा क्या है, न्यूज में है, तो इसने ईडी ना लिख के उसका पूरा नाम लिख दिया डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो ईडी का किसने पूछ लिया, ईडी के बारे में इसने क्या पूछा है कि ईडी का काम क्या है। हाँ भाई, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, जो घोटाला करते हैं, उनको ढूंढने का काम करता है। ईडी किसके अंदर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। गलत बात। जो ईडी आता है हमारा, वो मिनिस्ट्री ऑफ किसमें, फाइनेंस में आता है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये बात करूं तो कौन से डिपार्टमेंट में आता है, इस बार मिनिस्ट्री पूछी, अगली बार डिपार्टमेंट पूछ लेगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी रॉन्ग हो गई। फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये क्या करता है, कस्टम से रिलेटेड क्या करता है, किस एक्ट से बनाया गया ये, एनफोर्समेंट द प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, तो जाहिर सी बात है किसके अंदर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ईडी भी किसमें आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री फाइनेंस के अंदर। ये दोनों सेम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, सेम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। ये दूसरा सही हो गया। फिर आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट। आप शॉक हो जाएंगे, ये भी किसमें आता है, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। हो सकता है आपको थर्ड ना पता हो, पर आपको फर्स्ट और सेकंड डेफिनेटली पता होने चाहिए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। बी और सी दोनों क्या है इसके राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख रहे हैं कितने लॉजिकली क्वेश्चन है, कितने फंडामेंटल से क्वेश्चन आए, कितने बेसिक क्वेश्चन आए। तो हमको पेपर से घबराना नहीं था, बड़ी बड़ी सांस लेनी थी, बड़ी बड़ी सांस छोड़नी थी, और पेपर को क्या एक स्माइल के साथ सॉल्व करना था, तो पेपर हमारा सॉल्व हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट कर रखा है, हर किसी को मैंडेट कर रखा है कि जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको क्या एक रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ेगी। रिपोर्ट का नाम क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट। अब कंपनीज को रजिस्टर करना है, तो कंपनीज कहां रजिस्टर होती है, शेयर मार्केट में रजिस्टर होती है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें कौन देखता है, हमारे सेबी देखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों देखेगा, सेबी देखेगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई हमारी, रॉन्ग हो गई। तो जैसे ही 1 ये होगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, यह आंसर बी होगा, यहाँ डी होगा। फिर इंडिया, इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग दिस रिपोर्ट क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट डिस्क्लोज इज द रिपोर्ट डाटा दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। मतलब इस रिपोर्ट के अंदर हमको क्या क्या बताना पड़ता है, वो डाटा जो कैसा हो, हमारा नॉन फाइनेंशियल हो। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अंदर वो सही चीजें होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा 2 ओनली। आरबीआई थोड़ी करेगा, सेबी करेगा उसको। अगला क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, इन इंडिया, हमारी कंट्री की बात कर रहा है। इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर, अलाइड सब मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं कर रहा, अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर, सहायक एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें क्या आता है हमारा, एनिमल हस्बेंड्री आती है, वूल सेक्टर आता है, इन सब की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है वो कि एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री, उसने 2 एक्टिविटी डिफाइन करी। पोल्ट्री फार्म हाउस होते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग और वूल रियरिंग इन द रूरल एरियाज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्सेस। एनी क्या है, एक तरह का एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और मैंने बताया जनरली जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं 98% में क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। तो ये रॉन्ग है। क्यों, आप सोचिए वूल जो ऊन होती है उस पर जीएसटी लगता है। इवन आप अगर बात करेंगे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की, जैसे आप मानिए हमारा हो गया चीज हो गया, ठीक है, या जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेयरी से ही आ रहे हैं पर प्रोसेस्ड फूड है, वो फूड्स हो गए जो पोल्ट्री से रिलेटेड है, उन पर जीएसटी लगता है नहीं लगता, वूल पे लगता है जीएसटी। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गई। जैसे ही 1 रॉन्ग हो गई तो हमारे पास ऑप्शन 1 बचता है, ऑप्शन डी। फिर भी हम दूसरा पढ़ते हैं। इन इंडिया जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, कौन सी लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरियाज की, आर कंसिडर्ड एज अ कैपिटल असेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इज नॉट कंसिडर्ड एसेट, यहां पे वर्ड क्या लिखा है, इज नॉट। मतलब जो लैंड होती है, एग्रीकल्चर लैंड जो होती है, ठीक है, आप देखिए जनरली लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड बाय करते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपका कैपिटल असेट्स में नहीं आती, वो टैक्स फ्री होती है। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बाय करते हैं तो आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। वो लैंड होती है वो फ्री होती है फ्रॉम द इनकम टैक्स। जनरली लोग एग्रीकल्चर लैंड इसलिए ही बाय करते हैं ताकि क्या हो सके, फ्यूचर में उसका अच्छा रिटर्न बन सके, जब वहां पे एक हाईवे बने, और साथ ही साथ उनको क्या बोले, इनकम टैक्स से एग्जम्पशंस मिले, इनकम टैक्स के दायरे में वो ना आए।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है एज रिगार्ड, हाँ ये क्वेश्चन है हमारा शेयर और बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। शेयर एंड बॉन्ड्स जब हम पढ़ते हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड बॉन्ड्स। तो शेयर एंड बॉन्ड्स के डिफरेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? एज रिगार्ड द रिटर्न्स, रिटर्न्स मतलब मुनाफा, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिव एट अ लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर्स। बेसिक बात है, हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो अब पैसा डूबने की रिस्क क्या होती है? ज्यादा होती है। वहीं जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें पैसा डूबने की रिस्क ज्यादा होती है। आपने एड्स देखे होंगे घरों के अंदर, टीवी के अंदर, तो क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड्स आर सस्पेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने क्या, म्यूचुअल फंड जनरली किससे डील करता है? हमारे शेयर से डील करता है। तो स्टेटमेंट 1 राइट हो गई। जो हमारे शेयर्स होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं और जो बॉन्ड होते हैं वो लो रिस्क होते हैं। स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। बॉन्ड होल्डर्स आर द लैंडर्स। बॉन्ड होल्डर क्या? जैसे मैंने बॉन्ड बाय किया किसी कंपनी का, मतलब मैंने उस कंपनी को उधार दिया, तो क्या एक तरह के लैंडर से उधार देता है। ठीक है, टू कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर द ओनर। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर बाय किए तो मैं क्या हूं? कंपनी का मालिक हूं। वहीं अगर मैं बात करूंगा किसकी? मेरे बॉन्ड होल्डर्स की, तो बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं? वो मालिक नहीं होते, वो उधार देते हैं कंपनी को। स्टेटमेंट 2 भी हमारी राइट है। तीसरी स्टेटमेंट करते हैं। जब रीपेमेंट की बात आ रही है, मान लो कंपनी का दिवालिया निकल गया, तो अगर आपके पास शेयर है तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा, क्योंकि क्या होता है? वो जो हमारे शेयर्स रहते हैं, और सॉरी जो हमारे जो शेयर्स रहते हैं उसके अंदर सबसे आखिरी में आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो सबसे लास्ट में आपको पैसा मिलेगा। वहीं अगर आप बॉन्ड्स हैं और कंपनी का दिवालिया हो रही है तो सबसे पहले आपको पैसा मिलेगा। तो देखो, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज। जनरली पैसा किसको दिया जाता है? पहला, अगर कंपनी दिवालिया हो रही है तो बॉन्ड होल्डर्स को, और बाद में किसको दिया जाता है? वो शेयर होल्डर्स को। तो तीनों स्टेटमेंट राइट है। तीनों स्टेटमेंट जैसे ही राइट हो गए तो क्या बोल रहा है? ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 is correct and the explanation statement only 1 गलत। तीनों सही है। neither statement 2 nor the 3 is correct, ये भी गलत। यहाँ आंसर 1 हो, ए होगा या बी होगा? आंसर का जनरली ए होगा। जो 2 और तीसरी स्टेटमेंट हो किसको एक्सप्लेन कर रही है? हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ओनली। जब भी कंपनी दिवालिया होगी तो सबसे आखिरी में पैसा किसको मिलेगा? जिसके पास शेयर्स हैं, और सबसे पहले किसको मिलेगा? जिसके पास बॉन्ड है। बॉन्ड एंड डिबेंचर दोनों एक ही चीज होती है। बॉन्ड हम यूएस में मिलते हैं, डिबेंचर हम यूके में कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी करंट से आया कि इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब वही शेयर्स, शेयर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। हमारा शेयर मार्केट जनरली क्या हो रहा है? बूम पीरियड पे ही है। आप देख रहे होंगे निफ्टी भी हमारा 24,500 से ज्यादा क्रॉस हो गया है। हम पूरी ग्लोब के अंदर, पूरे विश्व के अंदर रिसेशन है, स्टिल हम लोग एक सस्टेनेबल लेवल पे है। हम अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा टारगेट है हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। तो स्टेटमेंट 1 आपको हो सकता है उस टाइम समझ में नहीं आया हो, बट लेट सपोज अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली। सही बात है, इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है? रैपिडली ग्रो कर रहा है इन द रिसेंट पास्ट, पिछले 3-4 सालों में। इवन जो उसने हांगकांग का शेयर मार्केट है उसको भी क्या कर दिया? पीछे कर दिया। ये तो आपको पता ही है। तो स्टेटमेंट 2 हमारी राइट हो गई। तो 2 कहां पर है? यहां पर है 2, और यहां पे सी तो नहीं होगा, यहां ए होगा या बी होगा या डी होगा। तीसरा अभी कह रहा है देयर इज नो रेगुलेटिंग बॉडी आइदर द वांट द स्मॉल इन्वेस्टमेंट। ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो क्या हो स्मॉल इन्वेस्टमेंट और रिस्क, कौन जो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट के अंदर, उसको रेगुलेट करे। नहीं, हमारे पास सेबी है ना, सेबी रेगुलेट करता है। चाहे आप स्मॉल इन्वेस्टर हो, चाहे आप लार्ज इन्वेस्टर हो, चाहे आप हेज फंड वाले हो, चाहे आप हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ वाले हो, कोई भी हो आप, वेंचर कैपिटल वाले हो, सबको कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। तो 3 रॉन्ग हो गया। देखिए 3 कहां पर है? यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है। जैसे ही मालूम चला आपको थर्ड रॉन्ग है, आपको पता हो या ना पता हो स्टेटमेंट 1 राइट है, बट आप सीधा आंसर पे पहुंच गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली। ये भी फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12 से पूछा गया है, क्लास 12 के एनसीईआरटी से। क्या पूछा गया है? पढ़ते हैं। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट द लायबिलिटी कॉस्ट रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट्स मतलब क्या होती है? जैसे मान लो मैंने, हमारे देश में पहले कंपनी आती थी एचएमटी, जिसकी गाड़ियां आती थी, उसको मैंने बेच दिया, मारुति को बेच दिया। बात चलती कि बीपीसीएल आईओसीएल के कुछ हमने पोर्शन को बेच दिया, एलआईसी को बेच दिया। इसको हम क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, या
और टर्म्स में क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो वो क्या होता है, एक तरह का जैसे उसको मैंने बेचा तो उसमें को पैसा आया, तो उसको मैं कहता हूं कैपिटल रिसीट्स। वो क्या करते हैं, एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। या दूसरे शब्द में बात की जाए कि हमारा असेट कम हो रहा है, दो चीज होती है, एक असेट और एक लाइबिलिटी। असेट मतलब जो मेरे को फ्यूचर में रिटर्न देगा, ठीक है, आज मैं एक हॉस्पिटल बनाता हूं तो मुझे फ्यूचर में रिटर्न देगा, क्यों, क्योंकि उससे मैं पैसा कमाऊंगा। एक रोड बनाता हूं, उससे मेरे को पैसा आएगा, कैसे आएगा पैसा, क्योंकि उससे मालगाड़ियां चलेगी, ट्रक्स चलेंगे, तो गुड्स का फ्लो होगा, जिससे मेरे को रेवेन्यू आएगा। तो असेट हमेशा क्या होते हैं, हमको प्रॉफिट देते हैं, लाइबिलिटीज हमारा मतलब नुकसान होती हैं, जिनकी एक डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी होगी राइट। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर द कैपिटल रिसीट। जो मैंने अभी समझाया है वही सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट ही एक्सप्लेन करता है कि क्या होती है कैपिटल रिसीट। अगर आपको ये मालूम चल गया तो आपको ये भी मालूम चल गया, तो स्टेटमेंट 1 और 2 तो राइट हो रही है। तीसरी देखते हैं, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने किसी को लोन दिया, उससे हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द लोन क्रेडिट्स द लाइबिलिटी। क्या वो लाइबिलिटीज होंगी, नहीं, वो तो हमारी रिसिप्ट होगी, वो तो हमारी इनकम होगी। तो ये थर्ड रॉन्ग हो गया। जैसे ही थर्ड रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 and 2 ओनली। आया समझ बच्चों 10th क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ 7 क्वेश्चन बचेंगे जो हम इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, टर्मरिक, हल्दी के रिगार्डिंग है, ठीक है। आपको पता है 2023 में हमने क्या बनाया था, टर्मरिक बोर्ड बनाया है। इवन जो 2025 का बजट था उस पर हमने बात कही थी कि हम क्या बनाएंगे, टर्मरिक बोर्ड बनाएंगे और मखाना बोर्ड बनाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है और 3 स्टेटमेंट दे रखिए कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ क्या है, हमारे पास 30 से भी ज्यादा वेराइटीज होती हैं किसकी, हल्दी की, 37। कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो टर्मरिक में आगे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, ये क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके, टर्मरिक के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3। तो आज अपन ने 9 से 10 क्वेश्चन देख लिए इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए 7 क्वेश्चन है, टोटल 17 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में बचे हुए हम 17 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए इस एनालिसिस से, आप थीम्स पिक करिए कि कौन सी थीम्स है जो यूपीएससी पूछ रहा है। ये आपके 2026 और 2027 के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।